एनडीसी ईडीयू के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, हमने पिछली क्लास के अंदर प्रश्नावली 1.1 के जो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका थी उसमें एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो थी वो भी कंप्लीट कर ली थी। आज 1.1 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम और इस प्रश्नावली को आज पूरा करते हैं। 1.1 प्रश्नावली को देखना, हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया है, वो अभी करेंगे। कुछ बेसिक्स पढ़ने के बाद पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका कुछ बेसिक्स पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद में वो क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अब देखना, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्या है कि किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन सभी स्तंभों की अधिकतम संख्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन को पकड़ना है। क्या ज्ञात करनी है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। अधिकतम संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है मैंने आपको कल बताया था कि HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। मैंने कल ही आपको इसके बारे में बताया था। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा वेनिस्ट गुणनखंड। बड़े से बड़ा बोल दो या फिर क्या बोल दो, अधिकतम संख्या, बड़े से बड़ा या फिर अधिकतम। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम किस विधि से करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की जो विधि है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखना, इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले इसमें हमारे पास दो संख्याएं दी गई है। एक तो हमारे पास क्या संख्या दी गई है? एक तो हमारे पास दी गई है 616, एक हमारे पास दी गई है 32। अब यहां से मैंने कल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको बताई थी कि A बराबर BQ प्लस R होता है, बताई थी ना। जहां पर A हमारे पास भाज्य था, B भाजक था, Q भागफल था, R शेषफल था और जो R का जो मान था वो 0 से बड़ा और भाजक से छोटा था। अरे यही था ना। तो यहां मैंने आपको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताई थी। और जो भी HCF हमने ज्ञात किया था, पहले उसको सरल बनाने के लिए पहले हमने भाग विधि यूज की थी, उसके बाद में उसके चरण लिखे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो पहले इसको सिंपल करने के लिए पहले हम भाग विधि करेंगे। तो यहां से हम देखते हैं, तो A का मान मतलब भाज्य कितना होगा? 616 और भाज्य कितना होगा? 32। तो देखना, इसका करते हैं। तो ये इधर साइड में लिख लेते हैं, बाद में उधर आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगा ना। हाँ, देखना, ये 616 भाज्य और 32 भाजक। अब इसमें 61 में जब 32 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 32 से कम 32, 32 दूना 64, 2 बार तो जाएगा नहीं। कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो ये 32, इसमें से घटाएंगे, 11 में से 2 गए, 9 शेष बचे, और यहाँ 5 में से 3 गए, 2 शेष बचे। 29 में नहीं जाएगा, 29 छोटा है, शेषफल छोटा आ गया। तो क्या उतारे हम? बताओ क्या उतारेंगे? यहां से 6, ये लो 6 उतार लिया। 6 उतारा तो अब कितनी बार भाग जाएगा? 32 पंजो 160 होता है, 32 छिक्के, देखना 32 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 को 2 हासिल की 1, 18 रे 19, 192। 32 को 8 से गुणा करके देखो, 16 को 6 को हासिल की 1, 24 रे 1 25, 256। 32 को 9 से गुणा करके देखो, 9 दूनी 18, हासिल की 1, 27 रे 1 28। मतलब कितनी बार भाग जा रहा है? 9 बार। तो यहां पर कितना लिख दे? 288। अब घटाएंगे, 16 में से 8 गए, 8 बच गए। 16 में से 8 गए, कितने शेष बचे? 8 बचे। 8 में से 8 गए, 0 शेष बचा। और ये 2 में से 2 गया, 0 शेष। अब 8 शेषफल बच गया, 0 तो शेष नहीं रहा ना, 0 शेष नहीं रहा ना। और हमें भाग विधि में क्या बोला है कि जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हमें भाग को कंटिन्यू रखना है।
तो यहां तो शेषफल 8 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो देखना अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 तो भाजक हो जाएगा और ये जो 32 है वो यहां आ जाएगा। अब कितना होता है, 8 चौक 32, 4 बार भाग गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब जहां हमारे पास शेषफल आ जाता, शून्य आ जाता है, वहां हमारा काम पूरा हो जाता है। यहां हमारा काम पूरा हो गया। तो यहां से अगर हम देखें तो HCF कितना आ गया, भाजक है ये, HCF कितना आ गया, 8। मतलब HCF का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया, 8 HCF का निकल गया। लेकिन इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कैसे हम लिखेंगे, तो देखना यहां हम लिखते हैं कि इस क्वेश्चन में पहले तो हमें यहां ऐसे लिखना है कि 616 व 32 का, अंश में क्या लिखना है, 616 व 32 का HCF ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में कहां से पता चला, यहां अधिकतम संख्या, और HCF का मतलब ही क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो बड़ी से बड़ा जो ओवेनिस्ट गुणनखंड होता है वो। यहां से पता चला हमें कि इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो अब इसका HCF ज्ञात करेंगे तो हम पहले चरण नंबर फर्स्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि 616 व 32 दो धनात्मक पूर्णांक, अरे धनात्मक पूर्णांक ही तो है, दो धनात्मक पूर्णांक, जहां ए भाज्य है जो बड़ा है 616, बी 32 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारे पास a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां शेषफल का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा जबकि भाजक से छोटा होता है। ठीक है, अब यहां से हम देखें तो a का मान यहां कितना 616 बराबर b भाजक कितना 32 गुणा भागफल कितना 19 प्लस शेषफल कितना आ गया 8 आ गया। शेषफल का मान शून्य तो नहीं है ना, अरे शेषफल शून्य थोड़ी शेष रहा है, नहीं रहा ना, इसका मतलब ये चरण यहां समाप्त थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ ना। तो अब कौन से चरण में चलेंगे, सेकंड चरण में चलेंगे। तो यहां से लिखता हूं चरण नंबर सेकंड। क्या लिखेंगे चरण नंबर सेकंड में कि आर मतलब शेषफल जो शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए अब हमारे पास भाज्य क्या हो गया, a का मान, भाज्य कितना हो गया, भाज्य ये हो गया a बराबर 32 व b भाजक का मान 8 के लिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, अरे ये लिखे ना, तो देखना अब बार बार में a बराबर बी क्यू प्लस आर ये लिखने की जरूरत नहीं है। a कितना है 32 है, b 8 है, क्यों भागफल 4 है और प्लस शेषफल 0। अब यहां शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसका मतलब शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो यहां से हमारे पास जो शेषफल जो HCF का मान निकलेगा वो भाजक होगा, वो HCF होगा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, HCF है। यहां लिखेंगे R बराबर 0 प्राप्त होने पर, R बराबर 0 प्राप्त होने पर क्या, R बराबर 0 प्राप्त होने पर HCF कौन सी संख्याओं का 616 और 32 8 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। तो अधिकतम संख्या कितनी होगी भाई, 8 होगी। उन सभी स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब देखना इससे अलग थोड़ा मेथड करते हैं कि एक क्वेश्चन है उसको समझना, उस क्वेश्चन पे हमारे कम से कम 3 क्वेश्चन डिपेंडेंट है, तो उस टाइप को हम कर लेंगे ना, तो अगले वाले 3 क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, दर्शाइए, अगले वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q 3q+1 व 3q+2 के रूप का होता है। कौन सी विधि से बताना है? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें यह दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q+1 3q 3q+2 के रूप का होता है। तो देखना इस क्वेश्चन को हम बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपका जो ध्यान है वो बोर्ड पर होना चाहिए, वरना ये थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको। मैं बड़े ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। देखना क्वेश्चन हमारा है, क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी 1.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका हो जाएगा आराम से। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं कि दर्शाइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, यहां लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, हम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, ऋणात्मक पूर्णांक की बात नहीं कर रहे। हम कौन से पूर्णांक की बात कर रहे हैं? केवल धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q, ये q है, 3q+1 और 3q+2 के रूप का होता है। देखना ये हमें किसका प्रयोग करके सिद्ध करना है? ये हमें सिद्ध करना है यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसका प्रयोग करके हमें ये सिद्ध करना है। 3q 3q+1 और 3q+2 के रूप का होता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक। मैंने आपको बताया है कि धनात्मक, पहले तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है कि 0 1 2 3 4 और उसमें ऋणात्मक जो संख्याएं हैं -1 -2 -3 वाली जो संख्याएं शामिल कर दी जाती है तो वो संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। अब धनात्मक पूर्णांक मैंने बताया था कि 0 के दाईं ओर वाली जो संख्याएं थी वो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं थी। तो ये ऐसे ही बोल रहा है कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वो 3q 3q+1 3q+2 के रूप का होता है। 1 मिनट देखना आप, मैं यहां से एक बात देखूं, यहां से एक बात देखना। एक बार मैं समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूं कि ये हमारे पास a ऐसे है कि a बराबर 3q है, a बराबर 3q+1 है और a बराबर 3q+2 है। एक बात देखना, हमारे पास यूक्लिड विभाजन, मैं वापिस से समझाऊंगा, वापिस से इस बात पे आऊंगा कि समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारे पास क्या थी? a बराबर 3q+r थी, 3q bq+r थी, 3q+r नहीं, a बराबर bq+r, यही थी ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर यहां से हम देखें तो देखना a क्या था हमारे पास? भाज्य था, यहां पर b भाजक था, ये q और प्लस में r शेषफल। यहां r नहीं है, इसका मतलब यहां पर आगे 0 लगा सकते हैं प्लस। यहां से एक बात देखना, यहां शेषफल का मान 0 है, 3q+0 मतलब शेषफल का मान 0। ये b भाजक था, भाजक की जगह कितना है? 3 है, यहां पर भी भाजक की जगह 3 है, यहां पर भी भाजक की जगह 3 है। और ये q किसको प्रेजेंट कर रहा है? भागफल को प्रेजेंट कर रहा है। q किसको कर रहा है? भागफल को। यहां पर शेषफल कितना है? 1 है, यहां पर शेषफल कितना है? 2 है। देखना मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या बताई थी? कि जो शेषफल होता है, शेषफल होता है वो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, जब भाग पूरा पूरा जाएगा तब 0 हो सकता है, और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो यहां से देखना, यहां शेषफल 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, भाजक से छोटा ही तो है। अरे भाजक 3 है, यहां b क्या है? यहां भाजक है, ये b भाजक है, तो b भाजक है तो भाजक से छोटा ही तो है। मैंने यही तो बोला था ना कि शेषफल का मान भाजक के बराबर भी नहीं हो सकता और न बड़ा हो सकता, केवल भाजक से छोटा होता है। 0 भाजक से छोटा है, 1 भी भाजक से छोटा है, 2 भी भाजक से छोटा है, मतलब सभी ये जो शेषफल है वो 3 से छोटे हैं, यहां से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब एक मैं एग्जांपल लेता हूं
कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, यहाँ पर भाजक कितना है 3 है, मतलब हमें किसका भाग देना है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं हम, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, मैं समझाने के लिए, इसका सत्यापन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सत्यापन करके बता रहा हूँ प्रैक्टिकल रूप से, कि प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें प्रैक्टिकल रूप से मैं इसको आपको बता रहा हूँ। कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, आपकी इच्छा है वो धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, कि मैंने एक तो ले लिया 9, एक ले लिया 10, एक ले लिया 11। आप कोई भी धनात्मक, ये धनात्मक पूर्णांक में ही तो आता है, पूर्णांक ही तो है ये धनात्मक पूर्णांक 9, 10, 11। आप बोलोगे सर 9, 10, 11 क्यों लिया, मैं बोल रहा हूं कि आप 9, 10, 11 नहीं ले रहे, तो मैं इधर समझाने के लिए बता रहा हूं, देखना 12 ले लो, 13 ले लो, या फिर 14 ले लो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। कोई भी धनात्मक पूर्णांक किसके रूप का होता है, 3q, क्यों भागफल है, भागफल की जगह कुछ भी हो सकता है। अरे यहां भाग देंगे तो अलग बार भाग जाएगा, जैसे यहाँ 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यहाँ 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, इसका मतलब भागफल तो परिवर्तित होगा ना, भागफल तो परिवर्तित होगा ना, यहाँ 3 बार जा रहा है, यहाँ 4 बार जा रहा है, तो यहाँ q की जगह कोई भी मान हो सकता है, q की जगह कोई भी मान हो सकता है, लेकिन जो शेषफल जो बचेगा या तो शून्य बचेगा, 3 का भाग किसी भी धनात्मक पूर्णांक में देंगे तो, या फिर शेषफल 1 बचेगा या फिर 2 बचेगा। कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, मैंने ये 2 एग्जांपल्स के रूप में लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हो, 15 ले लो, 16 ले लो, 17 ले लो, 20 ले लो, 21 ले लो, 22 ले लो, शेषफल 0, 1 या 2 में से ही शेष बचेगा। ठीक है, तो देखना मैं ये एग्जांपल है, अब इसमें हमें क्या देना है, 3 का भाग देना है, क्यों भाजक है कितना, अरे भाज्य ये ले लिया, देखना अब हमने इधर साइड में, ये तो इधर समझ लो कि जैसे 9 में हमें 3 का भाग देना है, तो 3 तिया 9, 3 बार भाग गया ना, शेषफल कितना बचा, 0 बचा। अब देखना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखे तो ये a है, भाज्य है ये, अरे भाज्य है ना, ये a है, ये भाज्य है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखे तो ये b है, क्या है ये, भाजक है, और ये हमारे पास r है, शेषफल है। अरे ये कल ही बताया था ना मैंने आपको। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो a बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r होती है ना, तो a का मान 9 है, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं मैं, b का मान 3, मतलब 3 का ही भाग दे रहे हैं, 3 का ही भाग देना है, कहां से पता चल रहा है, यहां से चल रहा है, क्योंकि भाजक का मान 3 ही है। अब शेषफल क्यों कुछ भी हो सकता है, देखना कितनी बार भाग गया, 3 बार, तो ये 3 प्लस शेषफल 0 आ गया। तो देखना कोई भी धनात्मक पूर्णांक यहां कुछ भी हो सकता है, q की जगह शेषफल 0, 3q प्लस 0 मतलब 3q के रूप का है, यहां शेषफल 1 बचेगा, जब 10 में देंगे तो 3 या 9, शेषफल 1 बचेगा, मतलब 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, और यहां 3 इंटू 3 प्लस शेषफल 2 बचेगा, है ना। देखना 3q प्लस 1, 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यहां पे देखना बाहर कितनी बार जाएगा, 4 बार, 3 इंटू 4 प्लस 0, वही शेषफल 0, है ना, 3q प्लस 0 के रूप का है, q की जगह कोई भी हो सकता है, यहाँ भी 4 बार जाएगा भाग प्लस 1 के रूप में, यहाँ पर भी 4 बार जाएगा प्लस 2 के रूप में। मतलब मैं ऐसे बता रहा हूं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसमें अगर हम 3 का भाग देंगे ना तो वह 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अब इसको सिद्ध कैसे करें, मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया है, ये सत्यापन के लिए बताया है, अब इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो इसके अंदर हमें मानना होगा, हमारे पास जो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका थी वो थी a बराबर bq प्लस r, तो इसमें हमें मानना होगा कि मान लेंगे हम a को ही लेके चल रहे हैं, इससे हमें आसानी होगी। आप कोई भी मान सकते हो, b मान सकते हो, c मान सकते हो, d मान सकते हो, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमारे पास a है तो हम a को ही लेके चल रहे हैं, जिससे हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, हम यहां से मानेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे मानेंगे a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारे पास क्या है, a बराबर bq प्लस r, यही है। भाजक हमारे पास कितना है, 3 है। तो मैं इसको एक बार वापस से करके बता रहा हूं, ये यहां आपको मैंने प्रैक्टिकल रूप से समझाया है ये चीज, अब मैं आपको क्वेश्चन करने का एक तरीका बताता हूं, देखना कैसे करेंगे। हम यहां मान रहे हैं a को ही मान रहे हैं,
मैथ्स में मानने का ही खेल है ना। इसका आंसर हमारे पास कैसे करेंगे कि हम लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा मानेंगे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारे पास क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है हमारे पास, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अरे है ना, यही है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जहां क्या शेषफल का मान किस किस के बीच में होता है, शेषफल का मान या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा, और ये जो भाजक है उससे छोटा होता है। अब एक बात देखना आप, यहां भाजक का मान कितना है, यहां से तुलना करें 3q प्लस 1 3q प्लस 2, भाजक का मान हमारे पास कितना है 3 है। कि प्रश्नानुसार कितना है कि प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन में दिया गया है, तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास b का मान कितना है 3 है। अगर b का मान 3 है, b क्या है भाजक है, तो शेषफल किस किस के बीच में हो सकता है, शेषफल देखना। तो तब हम क्या लिख सकते हैं यहां से, तब हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो शेषफल होगा, जो r होगा वो क्या होगा, अरे r क्या होगा, r का मान 3 से छोटा ही होगा ना, 3 से छोटा ही होगा। अरे ना तो 3 के बराबर हो सकता है, ना 3 से बड़ा हो सकता है। तो r की संभावित स्थिति हमारे पास क्या होगी, r का संभावित मान हमारे पास क्या होगा कि r बराबर 0, या r बराबर 1 हो सकता है, या r बराबर 2 हो सकता है। अरे यही होगी ना हमारे पास स्थिति। कैसे होगी, मैंने आपको शुरू में ही ये बात बता दी थी कि r का मान होता है, जो शेषफल होता है वो या तो भाजक से छोटा होगा, नहीं वो भाजक से छोटा ही होगा, ना तो भाजक के बराबर होगा, ना भाजक से बड़ा होगा। जबकि शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो मैंने यही लिखा है ना, ये तो हमारी बात शुरू वाली क्लास में ही हो गई थी ना। अब देखना r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय का है, अगर इसमें रखें b का मान हमारे पास 3 है प्रश्नानुसार, है ना, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारे पास क्या है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर b का मान कितना 3, क्यों की जगह कोई भी भागफल हो सकता है, r का मान 0, तो a बराबर 3q प्लस 0, है ना। और यहां रखें r का मान 1, तो a b का मान 3 क्यों प्लस r का मान 1, ठीक है। a बराबर b का मान 3 क्यों और ये प्लस 2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हमने माना था a क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो देखना a हमने कोई धनात्मक पूर्णांक माना, तो प्रश्न के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग कर रहे हैं और दर्शा रहे हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ये a है, हमने माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जो किसके रूप में निकल के आ रहा है 3q प्लस 0, यानी 3q प्लस 0 का मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3q, जो किस किस के रूप में निकल के आ रहा है 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में निकल के आ रहा है। अतः हम यहां से क्या बोल सकते हैं, अतः यहां से हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 व 3q प्लस 2 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में ये फिक्स्ड, इसका जो करने का क्वेश्चन है तो तरीका है वो फिक्स्ड है। ऐसे क्वेश्चन और भी आने वाले हैं, तो ये आपको मेथड सीखना है कि हमें पहले शुरू में मानना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है जो भी है, कि हमें मानना है कि a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने यूज किया है। बाद में हमें प्रश्नानुसार बोला गया है कि b का मान हमने यहां से देखा तो b का मान 3 है,
तब शेषफल का मान 0 से बड़ा होता है एवं भाजक से छोटा होता है। यहां से पता चला। तो शेषफल का मान या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। जब यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उसमें हमने मान रखा तो हमारे पास ये निकल के आया। तो हमें पता चला कि हमने शुरू में माना था a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक का मान हमारे पास 3q+1 और 3q+2 के रूप में निकल के आ गया। ये क्वेश्चन है वो आगे आने वाले हमारे 3 क्वेश्चन हैं उसमें काम में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक होता है वो हमारे पास 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमें बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप का होता है। अब देखना, इससे अगले वाला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो हम कर लेते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन और करेंगे और उससे आगे के क्वेश्चन है वो आपको स्वयं को करने हैं। ठीक है, इससे आगे का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन मैंने आपके किताब में है नहीं, लेकिन वो बात है कि मैंने जो आगे के जो क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। तो मैंने आपको ये बताया है। अब ये क्वेश्चन मैंने बताया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 शायद आप खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 खुद कर लेना, ठीक है ना। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 2 भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा मैं, ठीक है ना। पहले एक क्वेश्चन समझ लो। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हे धनात्मक पूर्णांक का, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब देखना, इसके नीचे संकेत लिखा हुआ है कि अक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और इनको 3m के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमें संकेत इसमें दिया गया है कि शुरू में हमें क्या मानना है। अभी पीछे क्वेश्चन में हम करके आए हैं कि किसी भी कोई भी जो संख्या का जो धनात्मक पूर्णांक होता है, कोई भी संख्या का धनात्मक पूर्णांक, कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है, वो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में करके आए हैं हम कि वो 3q, 3q+1 और 3q+2 के रूप का होता है। अभी पीछे जस्ट करके आए हैं ना, तो देखना वहीं से हम चलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो वहीं से अगर हम चलेंगे तो इसका आंसर करते हैं कि हम पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया है ये कि हम जानते हैं कि किसी भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप का होता है। अरे ये हमने पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये बात पढ़ी है ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप का होता है। पीछे जस्ट ही पढ़ा है ये। हाँ,
तो अब हमें वही मानना है, क्या मानना है कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अरे यही मानना है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसको प्रैक्टिकल रूप में भी आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद में मैं प्रैक्टिकल रूप में भी आपको इसको समझाऊंगा। देखना, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये मान लिया। तो हमारे पास तीन स्थिति है, धनात्मक पूर्णांक है तो वो किस किस के रूप में होता है, अभी पीछे पढ़ा है, ए बराबर 3q, ए बराबर 3q प्लस 1 और ए बराबर 3q प्लस 2। अरे इनके रूप में होता है ना, इन तीन स्थितियों के रूप में होता है, अभी पढ़ा है हमने, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन तीन के रूप का होता है, ए बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, प्रश्न में हमें तो ये बोल ही नहीं रहा कि धनात्मक पूर्णांक को बताना है, हमें क्या बताना है, प्रश्न को यहां से पढ़ना, हमें किसको बताना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अरे हमें धनात्मक पूर्णांक की बात ही नहीं कर रहा ना प्रश्न में, केवल धनात्मक पूर्णांक की बात थोड़ी ना कर रहा है, ये तो प्रश्न के अंतर्गत धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात कर रहा है। तो धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात कर रहा है, तो अब यहां हम क्या करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, तीनों का वर्ग करके देखेंगे। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में मैं इसका प्रैक्टिकल रूप भी आपको बताऊंगा कि क्या ये बात सही है, मैं इसका प्रैक्टिकल रूप भी आपको बताऊंगा। पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, यहां से हम अगर दोनों, क्योंकि वर्ग की बात कर रहा है तो यहां लिखें दोनों तरफ वर्ग करने पर। अरे वर्ग की बात कर रहे हैं ना प्रश्न में, देखो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग की बात कर रहे हैं, और हमने धनात्मक पूर्णांक को किस में लिखा था पीछे, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा था। तो यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और यहां पर भी क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अरे यही लिखेंगे ना, तो हमने दोनों तरफ वर्ग, यहां वर्ग करेंगे तो ये 1 का वर्ग और ये 3q का वर्ग, सभी का कर रहा हूं देखना, यहां पर भी वर्ग करेंगे, a का वर्ग और ये 3q प्लस 1 का वर्ग, इधर भी वर्ग करेंगे तो ये a का वर्ग और ये 3q प्लस 2 का वर्ग। अरे हमें सिद्ध क्या करना है वो देखना है, यहां से 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब क्या करते हैं, यहां से इन दोनों का वर्ग कर देते हैं पहले, a स्क्वायर बराबर कितना होता है 9q स्क्वायर। लेकिन हमें तो 9q थोड़ी ना चाहिए सिद्ध करने में, देखो हमें 9q थोड़ी चाहिए, हमें तो कितना चाहिए 3m चाहिए। तो कैसे आएगा देखना, पहले तो हमें 3 चाहिए, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम 3 के रूप में, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 9 ही तो होता है, अरे होता है ना। तो देखना मैं इसको ऐसे लिख दूं कि a स्क्वायर बराबर, ये तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो गया, क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यही बोल रहा है क्वेश्चन में, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहां पर भी वर्ग, यहां पर भी वर्ग। अब देखना मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 3 इंटू 3q स्क्वायर, अरे लिख दिया ना। अब देखना ये गुणा होके 9q स्क्वायर ही तो हो गया ना। अब यहां हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में देखो यहां m चाहिए, अरे चाहिए ना, तो m कैसे आएगा, यहां मान लेंगे कि अन्य कोई पूर्णांक माना, क्या माना कि 3q बराबर m, मान लिया ना 3q स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, 3q स्क्वायर बराबर m। तो a स्क्वायर बराबर हमारे पास किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना आ गया, 3m आ गया ना, a स्क्वायर बराबर 3m। तो एक बात तो हमने बता दी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है वो 3m के रूप। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 3m चाहिए था, तो हमें 3 कैसे ला सकते थे हम, यहाँ 3 कैसे, कि 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते थे, 3 गुणा 3 लिखा और q स्क्वायर। अब हमें 3q स्क्वायर से तो कोई मतलब ही नहीं था ना, अरे 3q स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ये कोई पूर्णांक ही निकल के आएगा, अरे कोई पूर्णांक ही निकल के आएगा। आपको पता है पूर्णांक होता है कुछ भी होता है, यहाँ q की जगह आप 2 रख दो, 3 रख दो, 2 रखोगे तो q स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 3 12, तो 12 क्या पूर्णांक नहीं है क्या। और हमने क्या माना है, माना 3q स्क्वायर बराबर m, और m क्या बोल रखा है,
m क्या है यहाँ पे? पूर्णांक है, तभी हमने 3q² बराबर m माना है। समझने की कोशिश करना, मैं हर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, हर एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आए, ठीक है। m यहाँ पे यही तो बोल रहा है ना, अन्य कोई पूर्णांक है, अरे बोल रहा है ना, m अन्य कोई पूर्णांक है, ऐसे ही बोल रहा है ना। तो यहां से आके एक बात देखना कि ये 3q² है, मैंने इसके बराबर m क्यों माना? m पूर्णांक है, तो यहाँ q की जगह आप कुछ भी मान रखोगे, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3, 3 क्या पूर्णांक नहीं है क्या? है ना पूर्णांक? अरे 3 पूर्णांक है ना, तो इस 3q² बराबर हमने m कोई भी पूर्णांक मान लिया, तो a² बराबर 3m आया। अब यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। अब बार बार में मैं एक चीज नहीं समझाऊंगा आपको, इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। अब यहां से स्क्वायर करें, पहले तो आपको यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? अरे पता है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? मैं यहां लिख दे रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b² होता है ना। तो यहां से मैं लिख रहा हूं ये a² का a², यहां से देखें तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q इंटू 1 प्लस b कितना 1 का स्क्वायर। तो यहां से क्या निकलेगा? a² बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब एक बात सोचो आप, हमें कितना चाहिए? अरे कितना चाहिए हमें तो 3m प्लस 1 चाहिए। अरे प्लस 1 तो आगे आ रहा है, लेकिन यहां आगे क्या खेल हो रहा है? आगे तो पूरा खेल गड़बड़ा रहा है। तो क्या करें? यहां से करना क्या है, एक बात देखो, क्या चाहिए हमें आगे? यहां पे भी क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो क्या इन दोनों में 3 कॉमन है क्या? अरे सोचो, इन दोनों में 3 कॉमन है ना। तो 1 मिनट आप देखना, इन दोनों से 3 कॉमन लें, यहां से 3 कॉमन ले लिया, हमें तो 3 ही चाहिए ना। अरे 3 ही तो चाहिए, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। अब यहां से देखना, यहां एक 3 चला गया, इसमें देखेंगे तो 3q² शेष रह गया, बीच में प्लस का निशान। जब 6q इसमें से 3 बाहर आ गया तो 2 गुणा 3 होता है, 3 बाहर आ गया तो कितना बचा? 2q बचा। और ये लो, और ये अंत में +1, ठीक है। ये +1 बाहर क्यों रखा है? अरे मैंने क्यों रखा है +1? क्योंकि हमें यहाँ पर +1 भी चाहिए ना। अरे हर तरीके से देखना होता है, हमें क्या सिद्ध करना है, हर चीज देखनी होती है, हमें यहाँ पर +1 भी चाहिए ना, चाहिए ना। अब एक बात देखना, इसके बराबर हम मान लेते हैं, यहाँ पर q का कोई भी मान रखेंगे, 1 रखेंगे तो 3 + 2 5, 5 कोई भी पूर्णांक होगा ना, तो इसके बराबर हम मान लेंगे कि m, इनके बराबर क्या मान लेंगे कि 3q² प्लस 2q बराबर m है। तो a² बराबर हमारे पास क्या आ गया? 3m + 1 आ गया ना। अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m + 1 के रूप का होता है। अब एक और शेष रह गया यहां से, इसको थोड़ा समझना, वही सूत्र लगेगा यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², a² बराबर 9q² प्लस 2 गुणा 3q इंटू 2 प्लस 4, a² बराबर 9q² प्लस 2 को 3 से गुणा किया 6q, 6 को 2 से किया ये 12q प्लस, अब देखना यहां मैं यहां क्या 4 को 3 + 1 लिख देता हूं ना। अरे क्यों लिखा मैंने 3 + 1? अरे सोचो जरा, मैंने मेरी मर्जी से लिख दिया क्या 3 + 1? अरे क्यों लिखा? क्योंकि हमें अंत में क्या चाहिए था? +1 चाहिए था। अरे क्या चाहिए था? अरे +1 चाहिए था, इसलिए हमने यहां पर +1 लिखा है, ठीक है ना। अब देखना यहां हमें क्या चाहिए आगे? 3 चाहिए, तो 3 कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है भाई 3? सोचो, क्या इनमें से 3 कॉमन आएगा क्या? इनमें से सभी में से 3 बाहर ले ले क्या? इन तीनों में से अरे ले ले क्या? यहां से 3 बाहर लेंगे तो 3 शेष रहेगा, यहां से 3 बाहर लेंगे तो 4 शेष रहेगा, यहां से 3 बाहर ले लेंगे तो 1 शेष रहेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, a² बराबर 3 बाहर ले लिया हमने, तो देखना 3q² प्लस 4q प्लस 1, और ये हमारे पास +1 शेष रह गया। अब वही बात है, एक बात गांठ बांध लो, क्या कि यहां इसके बराबर भी m माना है और इसके बराबर भी m माना है, तो इसके बराबर भी क्या मान लो? m मान लो। तो हमें माना, अरे यहां पे लिखना है ना माना, क्या लिखना है? माना, ठीक है। मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं स्पेस कि माना, क्या मानू भाई?
अरे क्या मानू, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4q+1 बराबर m, मान लिया ना। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं, मैंने ऊपर मान लिया है कि a² बराबर 3m+1, तो हमें नीचे लिख देनी है ये बात, अतः क्या, ये हमने a कोई धनात्मक पूर्णांक माना था, इसका वर्ग a² होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का होता है। ये आपको खुद को लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके, अब देखना इसको प्रैक्टिकल रूप में देखें। कोई भी धनात्मक पूर्णांक, अरे पूर्णांक तो जानते हो ना, धनात्मक पूर्णांक तो जानते हो ना, मैंने पूर्णांक संख्याएं आपको बता दी थी, पूर्णांक संख्याएं देखना बता दी थी मैंने। ये यहाँ पे मैं इतने स्पेस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना, मिटा नहीं रहा इसको, कि मैंने पूर्णांक संख्याएं बता दी थी कि 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी थी, ये वाली थी। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या ये थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये थी ना। तो अब देखना इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। मैं प्रैक्टिकल रूप में आपको बताता हूं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको पता है ना, अरे पता है ना क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर bq+r होती है ना, अरे होती है ना। अब धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या है, मैंने मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक 5 है, या फिर मान लिया एक कोई धनात्मक पूर्णांक 6 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब मैं 5 का वर्ग करूं कितना आएगा, 25 आएगा। मैं 6 का वर्ग करूं कितना आएगा, 36 आएगा। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप का होता है, m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। अब देखना यहां से तुलना करें, मैं यहां इसके पास लिखूं a बराबर bq+r के, a बराबर 3m+0, तो b भाजक का मान कितना है, 3 है। इसका मतलब इसमें किसका भाग दे, 3 का भाग दे, यहां पर किसका भाग दे, 3 का भाग दे। देखना सभी स्थिति में 3m+1 3m के रूप का निकलेगा। कैसे निकलेगा देखना, अब देखना यहां अगर 36 में 3 का भाग दें, अरे निकलेगा। यहां पे देखना शेषफल का मान 0 है, यहां पे देखना शेषफल का मान 1 है ना। तो यहां से अगर इसमें भाग देंगे तो 8×3 = 36, शेषफल 0 निकलेगा ना, इसका मतलब 3m+0 के रूप का है। यहां पे देखना 3×8 = 24, शेषफल 1 बचेगा, इसका मतलब यहां पे किसके रूप का है, 3m+1 के रूप का है, अरे है ना। तो इसको प्रैक्टिकल रूप में भी हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, उसके बाद में इस 1.1 प्रश्नावली को कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 खुद कर लेना, ठीक है। उसमें शायद घन की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, जहां m कोई अन्य पूर्णांक है, जहां m कोई, एक एक अर्थ समझाऊंगा आपको, m कोई अन्य पूर्णांक है, एक एक अर्थ समझेंगे देखना।
घबराने की जरूरत है नहीं। अब हम यहाँ पर भी किसकी बात कर रहे हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था वो यहाँ पर भी हमारे लिए बहुत कारगर साबित होगा, इसीलिए मैंने वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। अब आपके वो बात समझ में आ रही होगी, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इसीलिए आपको बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, कोई भी जो धनात्मक जो पूर्णांक होता है वो किसके रूप का होता है, हम मान लेंगे, पहले तो वही मानना है हमें। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो 3q 3q + 1 3q + 2 के रूप का होता है। तीन स्थितियां बन रही है, लेकिन यहां पर किसकी बात की जा रही है, धनात्मक पूर्णांक के घन की बात की जा रही है। लास्ट क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात थी, लेकिन यहां घन की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम घन करेंगे। तो देखना इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखना, वापस से हम क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं कि इसका आंसर किस प्रकार करेंगे। इसका आंसर हमारे पास है कि हमें पता है, क्या पता है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लास्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें हमने किया था, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किसके रूप का होता है, 3q 3q + 1 और 3q + 2 के रूप का होता है। अरे ये बात हो गई थी ना हमारी, वापस बताने की जरूरत नहीं है ना, हाँ हो गई थी ना, हाँ 3q + 1 3q + 2 के रूप का होता है। अब यहां से हम एक बात मानेंगे, वो तो शुरू से ही करते आ रहे हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम यहां से मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। जी मान लिया, रे मान लिया ना, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक के बारे में देखें तो तीन स्थितियां हमारे पास बनेंगी। a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक किसके रूप का होता है, अरे हमने यहां पर माना है a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक 3q 3q + 1 3q + 2 के रूप का होता है। तो a बराबर हमारे पास तीन स्थितियां बन रही है, कौन सी, तो यहां से हमारे पास तीन स्थितियां संभव है। यहां से संभावित स्थितियां कितनी है, संभावित स्थिति 3 है। कौन सी स्थिति है, अरे कौन सी स्थिति है, एक तो a = 3q, वही पिछले क्वेश्चन वाली बात, एक a = 3q + 1 और एक a = 3q + 2, यही है ना। लेकिन हमें तो क्वेश्चन उलझा रहा है, अरे क्वेश्चन उलझा रहा है, हमें पकड़ना है, कहां से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखना a = 3q, ये तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, लेकिन क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन में तो धनात्मक पूर्णांक के घन की बात कर रहा है। तो हमें यहां क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। इसका मतलब इसकी पावर भी 3 करनी है, इसकी पावर भी 3 करनी है, इसकी पावर भी 3 करनी है, इसकी पावर भी 3 करनी है। तो एक बात देखना, अब यहां से मैं लिख रहा हूं, इसका भी घन करेंगे, इसका घन करने पर, ठीक, इसका भी क्या करेंगे, घन करेंगे, इसका घन करने पर, और इसका भी क्या करेंगे, घन करेंगे, इसका घन करने पर। अरे तीनों स्थितियों में घन करना है, अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहां घन करेंगे, a का क्यूब बराबर 3 का क्यूब, यहां पर भी घन करेंगे, a का क्यूब बराबर 3q + 1 का क्यूब। यहां दिक्कत होगी ना आपके, कैसे, अरे a + b का घन क्या होता है, अरे पढ़ा होगा ना आपने 8वीं क्लास में, 9th क्लास में आता है, क्या होता है a + b का घन, अभी बात करेंगे, ठीक है। यहां इसका भी घन करेंगे, तो a का घन बराबर 3q + 2 का घन, घन किया ना, हाँ तो a + b का घन हमारे पास क्या होता है, देखना a + b का घन का फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूं, a + b का घन बराबर, अब देखना घात 3 का खेल है, a + b का होल स्क्वायर हमने देखा था, तो वहां घात 2 का खेल था। देखना दोनों ही फॉर्मूले में आपके क्लियर कर देता हूं, यहां से
ए प्लस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का घन। अब देखना यहाँ पर घात 2 है तो सब जगह 2 का खेल है। ए स्क्वायर यहाँ भी 2 आएगा प्लस 2ab प्लस यहाँ भी 2। देखना सब जगह 2 का खेल है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ भी 2 आ रहा है प्लस बी के ऊपर भी 2। अब यहाँ घात 3 है तो यहाँ किसका खेल होगा? 3 का खेल होगा। तो यहाँ a की घात 3 a क्यूब प्लस यहाँ 3 आएगा, एक बार तो ए स्क्वायर भी लिख दो, एक बार 3 और एक बार ए बी स्क्वायर लिख दो प्लस का बी 3। देखना सब जगह 3 आ रहा है। अरे 2 था, जब 2 घात थी तब देखना सब जगह 2 आ रहा था। अब घात 3 है तो सब जगह 3 आ रहा है। ए की घात भी 3 है, बाद में पहले 3 आ रहा है, एक बार ए स्क्वायर भी कर दिया, बाद में वापस 3 आया, बाद में ए बी स्क्वायर कर दिया, उसके बाद में प्लस बी की घात 3 आ गया। अरे आ रहा है ना। अब यहां से आपको ये ए प्लस बी का जो घन है वो याद हो जाना चाहिए, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखना पहले इसका काम कर लेते हैं इधर कि a का घन बराबर 3 का घन कितना होता है 27 क्यों क्यूब। लेकिन हमें तो यहाँ 27 थोड़ी चाहिए। अरे क्वेश्चन में देखो हमें क्या सिद्ध करना है, क्या चाहिए यहाँ पर, हमें तो 9 चाहिए भाई। अरे 9 चाहिए ना, तो कैसे आएगा 9? 9 को कॉमन ले लो यहाँ से। अरे 9 को कॉमन ले लो, ये धनात्मक पूर्णांक का घन हो गया। ए हमने कोई धनात्मक पूर्णांक माना था और क्या चाहिए धनात्मक पूर्णांक का ये घन हो गया। और ये इसमें से 9 गुणा 3 क्यों का क्यूब लिख सकते हैं ना। अरे लिख सकते हैं ना। और m कोई अन्य पूर्णांक है तो मान लेते हैं कि भाई जहां ऐसा मान लेते हैं कि 3q क्यूब बराबर m मान लिया, तो यहां से हमारे पास a का घन बराबर कितना आ गया 9m। a का घन का मतलब a कोई धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक का घन कितना आ गया 9m आ गया ना। हाँ अब देखना इसका घन करते हैं तो ये a का घन बराबर, अब देखना यहां से पूरा खोल के कर रहा हूं ना मैं, पूरा खोल के हमारे पास a प्लस बी का घन a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का घन। तो यहां लिख देता हूं 3q का घन प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 प्लस इस 1 का घन। आगे भी करना है ना इसको। अब देखना a का घन बराबर 3 का घन 27 क्यू क्यूब प्लस ये 9 और इसका 9 क्यू स्क्वायर होगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो 9 क्यू और ये प्लस का 1। अब एक बात देखना, हमें तो लास्ट में तो प्लस 1 चाहिए, तो वो तो प्लस 1 आ रहा है, इसके साथ तो छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं, है ना। क्यों नहीं है छेड़छाड़ करने की जरूरत, प्लस 1 हमारे पास आ रहा है तो क्यों छेड़े भाई इसको। ठीक है पढ़ा है, पढ़ा रहने दो। ठीक है हाँ अब यहां में हमारे पास पहले क्या चाहिए, हमारे पास चाहिए 9। यहां से देखो क्या चाहिए 9 चाहिए, तो इनमें से सभी में से 9 कॉमन आ रहा है। सही ढंग से देखो, इनमें से सभी में से 9 कॉमन लिया तो ये क्या बच गया 9 3 27 3 क्यूब 3 क्यू क्यूब प्लस ये 3 क्यू स्क्वायर प्लस ये 3 क्यू। अरे बच गया ना। और ये लास्ट में प्लस 1। यहां से हम मान सकते हैं, माना क्या माना भाई, अरे क्या माना, माना 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m। अरे मान लिया ना। यहां हम लिख सकते हैं कि a क्यू बराबर 9m प्लस 1, है ना। a क्यू बराबर कितना 9m प्लस 1, a क्यू बराबर 9m प्लस 1। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग एक तो 9m के रूप में निकल के आ गया, नहीं घन धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में निकल के आ गया, 9m प्लस 1 के रूप में निकल के आ गया। अब हमारे पास एक और है कि 9m प्लस 8 के रूप में निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे देखना। ये a घन बराबर इसका घन करेंगे तो 3 क्यू का घन प्लस 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर इंटू 2
प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 2 का ये घन, अरे घन ही किया है ना, तीनों का घन खोला है हमने। ठीक है, हाँ अब a का घन बराबर इसका कितना होगा 27q क्यूब प्लस ये 3, ये कितना 9, तो 27 दूनी ये 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये 3 3 9, 9 चौक 36 क्यू। ठीक है, और ये प्लस का 8। अरे इसको सोल्व कर लेना है ना। हाँ, अब हमें प्लस का 8 अंत में चाहिए। हमारे पास प्लस का 8 है लेकिन शुरू में 9 चाहिए, तो इनमें से तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लो। ये 9 कॉमन ले लिया, ये 3 क्यू क्यूब प्लस 9 छिके 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यों, और ये प्लस का 8। अरे है ना। अब देखना, यहां हम लिखते हैं माना, मानने वाला ऊपर लिख देते हैं वरना यहां से दिखाई नहीं देगा आपको। मैं यहां लिख देता हूं कि माना, अरे मानने का खेल ही चल रहा है ना, माना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m मान लिया। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे कि a क्यूब बराबर 9m प्लस 8 लिख दिया। अब एक बात हम यहां लिख देंगे, अतः लास्ट में लिखना है, अतः कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 एवं 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमारी यहां पर जाकर प्रश्नावली 1.1 पूरी हुई। अब इससे आगे की प्रश्नावली हम इससे अगले वाली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।